whatever we did in our previous videos, you know better that we have done the preparation of haloalkanes and haloarenes. Afterwards, we did the chemical properties of haloalkanes. Now, in this section, what I am going to cover, that is optical activity and optical isomerism. So, what do you understand by optical activity and optical isomerism? This whole thing is being covered in this topic, and it's a very important topic for your board examination point of view. Question are being asked from this topic quite often. So I hope कि whatever मैं जो भी आपको आज बताऊंगा आप उसको अच्छे से समझोगे और कोशिश करोगे कि आपको वो समझ में आ जाए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकली. जब हम ऑप्टिकली एक्टिविटी एंड ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम एज लुइस पॉस्चर. तो देयर वाज अ साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, लुइस पॉस्चर था, जिन्होंने ये पहली बार ऑप्टिकली एक्टिविटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑप्टिकली एक्टिविटी को शो किया. अब इन्होंने जो अपना बेसिक कंसेप्ट रखा लुइस पॉस्चर ने कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, देन ही इंट्रोड्यूस्ड वन टर्म दैट इज नेम्ड एज asymmetric carbon. Asymmetric carbon means that carbon which has all the four groups attached to it are different. Means एक ऐसा कार्बन जिस पर अटैच्ड सारे फंक्शनल ग्रुप्स कैसे हो, डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं. ठीक है. अब नाउ बात करते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिवनेस क्या होती है, ऑप्टिकली कौन से कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव. तो वो सारे इन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि वो सारे सब्सटेंसेस जो कि पोलराइज्ड लाइट को क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे, उनको हम क्या कहेंगे, उन्हें हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कहेंगे. तो लुइस पॉस्चर जी ने पहली चीज तो व्हाट ही एक्सप्लेन टू अस, ही एक्सप्लेन टू अस फर्स्ट थिंग दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ asymmetric carbon, and this is what when it was initially being found or initially being introduced, then the term was introduced like asymmetric carbon. Fine, clear. Now अब हमने कहा ऑप्टिकली एक्टिविटी कौन से सब्सटेंसेस शो करेंगे, जो कि पोलराइज्ड लाइट को क्या करेंगे, उसके प्लेन को रोटेट कर देंगे. मींस ऑल दो सब्सटेंसेस जो कि रोटेट करेंगे पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे. अब थोड़ी देर हमें ये समझना पड़ेगा कि पोलराइज्ड लाइट क्या होती है और अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है. जो हमारे रूम में या फिर आपको कहीं से भी आप लाइट आते हुए देखते हो, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी, आप कहीं बैठे हुए हो, लाइट्स आ रही है सब तरफ से, तो वो जो लाइट आपके ऊपर पड़ रही होती है वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है. अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है, जस्ट लाइक दिस, उसका डायरेक्शन किसी हर तरफ फैला हुआ होता है. मींस इट हैज ऑल द डायरेक्शंस. अनपोलराइज्ड लाइट हैज ऑल द डायरेक्शंस. जब इस अनपोलराइज्ड लाइट को हम किसी एक पोलराइजर से पास कराते हैं, तो ये पोलराइजर क्या करता है, ये इस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर देता है, यानी उसका डायरेक्शन कोई एक डायरेक्शन कर देता है उस लाइट का. तो ये वाली लाइट क्या कहलाती है, पोलराइज्ड लाइट कहलाती है. और इसके प्लेन को जो भी सब्सटेंस क्या करेगा, रोटेट कर देगा, वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा. आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी. तो बेसिकली जो पोलराइजर हम लेते हैं, दैट वाज इनिशियली जो लिया गया, दैट वाज मिकोल प्रिज्म. आई हैव रिटन दिस हियर, दैट इज मिकोल प्रिज्म was initially taken, and Mikol prism is what? It's a crystalline calcium carbonate. तो ये एक सब्सटेंस है से बना होता है, दैट इज क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट. और ये क्या करता है, ये अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है, मिकोल प्रिज्म. क्लियर. नाउ अब अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस की बात करें, जैसे हमने यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टिक एसिड, ये सब क्या करते हैं, ये वो सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं. कौन कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर लैक्टिक एसिड, ये सारे वो ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस हैं जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे. तो ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस कैसे हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस ऑप्टिकली एक्टिव हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहे हैं. क्लियर. अगर आप इसके बाद समझिएगा कि पोलराइज्ड लाइट, सपोज ये पोलराइज्ड लाइट है, अब ये दो तरीके से रोटेट हो सकती है. ठीक है, ऐसे समझिएगा, ये पोलराइज्ड लाइट है सपोज, ठीक, इधर इट विल बी रोटेटेड टुवर्ड्स दिस और इधर इट विल बी रोटेटेड टुवर्ड्स दिस. या तो ये इधर को रोटेट हो जाएगी या फिर ये इस साइड को रोटेट हो जाएगी. तो अगर पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो रही है किसी भी सब्सटेंस से, किधर की तरफ, राइट की तरफ सपोज, तो हम उसको कहते हैं वो
सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, यानी वो जो कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं दैट इज डी कॉन्फ़िगरेशन। सो अगर पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन हो रहा है टुवर्ड्स राइट, then the configuration is known as D configuration, and if the polarized light is rotated towards left, then it is leviorotatory configuration known as L configuration. I hope कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। Now इसके बाद आया क्या, all the non superimposable images। अब पहली बात, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस होती क्या है, तो पहला कंसेप्ट हम यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे किसका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, एंड दैट इज हम कहते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस कौन सी होंगी, ऑल दोज कंपाउंड्स विच आर हैविंग कायरल कार्बन एटम, उनको हम क्या कहते हैं, जो जितने भी सब्सटेंस के पास कायरल कार्बन एटम होता है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस बनाते हैं। अब नॉन कायरल कार्बन एटम क्या होता है, जो लुईस पॉस्चर ने इनिशियली डिफाइन किया था, जिसका नाम उन्होंने दिया था क्या, असिमेट्रिक कार्बन। लेटर इट वाज नोन एज एन कायरल सेंटर, और कायरल सेंटर क्या है, कार्बन एटम टू विच ऑल 4 ग्रुप्स अटैच्ड आर डिफरेंट, एक ऐसा कार्बन जिस पर चारों लगे ग्रुप्स कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कि हमने ये बनाया 2-ब्रोमो इथेनॉल, तो यहां पर आप देखिए एक OH लगा है, एक ब्रोमीन लगा है, एक मिथाइल लगा है और एक H लगा है, मींस चारों डिफरेंट हैं। तो ये जो कार्बन एटम होगा, ये कैसा, कौन सा कार्बन एटम होगा, ये कार्बन एटम होगा कायरल कार्बन एटम। और इस कायरल कार्बन एटम की एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम इसको जब शो करते हैं तो एस्टेरिक लगा देते हैं, यहाँ पर एक स्टार बना देते हैं, तो अगर कायरल कार्बन का एटम है तो वो इमेजेस कैसी देगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस देगा। और नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस का मतलब क्या है, वो ऑप्टिकली कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को वो शो करेगा ना। अब थोड़ी सी देर के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो समझने की कोशिश करते हैं। कायरल कार्बन एटम समझ लिया, तो पहली कंडीशन क्या होगी कि अगर किसी कंपाउंड के पास कायरल कार्बन एटम है तो वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो कर रहा है। अब आप मेरे हैंड को देखिए, ये मैंने अपना हैंड लिया, इस हैंड की मैं सपोज एक मिरर इमेज बनाता हूं, तो वो ऐसे बनेगी बच्चों, ऐसे समझिएगा, ये मेरा हैंड है, इसकी मैंने ये एक मिरर लगा है बीच में और उसकी ये इमेज बन रही है। अब मैं अगर इस इमेज को क्या करूं, इस इमेज को 180 डिग्री रोटेट करूं, देखिए इस वाली इमेज को मैं क्या कर रहा हूं, 180 डिग्री रोटेट करके ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा, तो ये इमेज ऐसे आएगी, दिखा आपको, यानी अंगूठे के ऊपर अंगूठा नहीं आया, थंब इज नॉट ऑन द थंब, ठीक है। फिंगर्स की भी डायरेक्शन चेंज हो गई, देखिए लिटिल फिंगर के ऊपर नहीं आई है। इट मीन्स ये जो इमेज थी जो इस हैंड की बनी इस मिरर में, ये इमेज कैसी है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है, यानी ये कैसा हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। और जब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो ये क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। क्लियर हो गई बात ना। अब एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमें लेना प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल को अगर हम बनाए तो मैंने इस तरीके से बनाया, देखिएगा CH3 कितने कार्बन है, 1 2 और 3 प्रोपेन, और कहां पर 1 और 2 नंबर पर लगाया ऑल। दिस इज व्हाट प्रोपेन टू ऑल। इसकी मैंने मिरर इमेज बनाई, जब मैंने मिरर इमेज बनाई तो ये इस तरीके से बनेगी, देखिएगा ये वाली साइड इस साइड में पहुंच जाएगी, इधर ये वाली किधर पहुंच जाएगी, इधर पहुंच जाएगी, ये H अपनी एज इट इज जगह पर आएगा और ये जो OH था वो इस साइड में आ जाएगा। अब मैं इस वाली इमेज को 180 डिग्री रोटेट करके इसके ऊपर रख रहा हूं, इस वाली इमेज को क्या कर रहा हूं, 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूं और इसके ऊपर रख रहा हूं, तो इमेज कैसी मिल रही है, ऐसी मिल रही है, यानी कैसी मिली, बिल्कुल ऑब्जेक्ट जैसी। तो ये कैसा हुआ, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज आई, नहीं आई। तो जब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज नहीं आई तो ये कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और जो इमेज आई उसको हम क्या कहेंगे, सुपर इम्पोजिबल इमेज कहेंगे। सब्सटेंस कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। अब अगर यही हम करें ब्यूटेन टू ऑल के साथ, अगर हम इसे बनाए ब्यूटेन टू ऑल से, ब्यूटेन टू ऑल को बनाए तो देखिए मैंने बनाया C2H5 CH3 कितने कार्बन, 2 एक 3 और एक 4, देयर आर 4 कार्बन एटम्स। 4 कार्बन एटम का मतलब ब्यूट, और नंबर 2 पे क्या लगा है, ऑल लगा है, दिस इज ब्यूटेन टू ऑल। इसकी मैंने मिरर इमेज बनाई, इट्स गोज लाइक दिस, CH3 C2H5 H एंड OH। नाउ अब मैं इसे 180 डिग्री रोटेट करता हूं तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, इमेज आएगी इस तरीके से, C2H5 आ जाएगा यहां पर, CH3 आ जाएगा यहां पर, और बाकी तो ये कैसी आई, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज आएगी, ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब आप मेरे से क्वेश्चन ये पूछेंगे, सर हमने इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखा तो ये CH3 के ऊपर आना चाहिए था,
ठीक, ये C2H5 ऊपर आना चाहिए था, तो ये क्या हुआ? ठीक, ये डायरेक्शन कैसे चेंज हो गया? अब हमने पढ़ा है कार्बन का स्ट्रक्चर बच्चों कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर है लगभग। अगर मैं आपको समझाना चाहूं, जस्ट वेट अ व्हाइल, इफ आई टेक 4 मार्कर्स फॉर यू एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। सो अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए समझाना चाहूं, तो अगर आप इसको देखिए तो ये कार्बन एटम है अगर, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? एक ऐसे, दूसरा कैसे आएगा? दूसरा ये ऐसे आएगा, ठीक, और तीसरा कैसे? ये 3D इमेज है बच्चों, बहुत मुश्किल से समझ में आती है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। कार्बन एटम ये बीच वाला है, ऐसे ध्यान रखिएगा। ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इस तरीके से ये कार्बन एटम आएगा। अब अगर आप हमने ये क्या कराया, ये हमने क्या करा, ये वाली जो हमने शो कराया वो कौन सा है? जो मेरी तरफ को आ रहा है, जो मुझे फेस कर रहा है। ये वाली कौन सी साइड है? ये वाली जो बैक साइड में जा रही है, ये वाली। क्लियर? ठीक, तो अगर आप इसकी इमेज बनाओ तो ये वाली साइड मेरी साइड थी और ये वाली किसकी साइड है? मिरर की साइड है, और ये वाली मेरी साइड है। अब अगर आप इसकी इमेज बनाओगे तो ये साइड चेंज हो जाएगी भैया। जब आप हैंड को देखते हो तो हैंड हम जब देखते हैं तो ये वाली साइड इधर थी, जैसे ये हैंड मैंने उसमें देखा तो क्या हुआ? इमेज ऐसी हो गई। तो जो साइड मेरी तरफ थी वो किधर को पहुंच जाएगी? बैक साइड में पहुंच जाएगी। ठीक, तो ऐसे ही इसमें क्या हुआ? ये वाली साइड जो मेरी तरफ थी या फिर ये वाली साइड जो मेरी तरफ थी, ये कहां पहुंच जाएगी? ये जैसे ये वाली साइड किधर को थी? ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, तो ये कहां पहुंच जाएगी? ये बैक साइड में पहुंच जाएगी और ये वाली फ्रंट साइड में पहुंच जाएगी। तो ये कैसी इमेज शो करेगा? ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब बच्चों एक चीज और देखना, होगा यहां पे भी यही, होगा यहां पर भी यही कि ये वाली इधर, ये जब आप इसको 180 डिग्री घुमाओगे तो ये वाली यहां जाएगी और ये वाली यहां आएगी। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, आपको फर्क पता ही नहीं लगा। आपको मेरी बात समझ रही? यहां पर फर्क हमें क्यों पता लग रहा है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहां पर हमें, हालांकि इनकी पोजीशन चेंज हुई, लेकिन क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है हमें फर्क पता ही नहीं लगा। यहां पर क्या हुआ? पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन भी चेंज हुई, फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है, तो हमें पता लग गया कि बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो दिस इज क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और देखिए, अगर कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये कंपाउंड आपको दे दिया और उसने आपसे ये पूछा कि ब्यूटेन टू ऑल ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको सबसे पहले चेक कर लेनी है कि ये कार्बन एटम है या नहीं है। देखिए इस एटम में देखिए सारे फंक्शनल ग्रुप जो लगे हैं कैसे, सारे ग्रुप्स डिफरेंट, ये CH3, C2H5, ये H और ये OH, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही। यानी इमेज कैसी आएगी? इसकी इमेज कैसी आएगी? नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज आएगी। आई होप इतना आपको अभी समझ में आया होगा। अब कोई भी अगर एक कंपाउंड गिवन है और आपसे ये पूछा जाता है कि कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, वो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगा, तो हम उसको कैसे शो करते? ये फॉर्मूला है 2 raised to the power n से हम उसे कैलकुलेट करते हैं, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम जो कि उस कंपाउंड के पास है। तो अगर कायरल कार्बन एटम 1 है तो ये कितने आइसोमर्स बनाएगा? 2। कायरल कार्बन एटम अगर किसी कंपाउंड का 2 है तो ये कितने आइसोमर्स बनाएगा? 4। एंड वी कैन चेक इन दिस मैनर। नाउ आफ्टर दिस वी विल कवर सम मोर टॉपिक्स ऑफ इट। जैसे आपसे कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं which we need to discuss for optical isomerism. The first term we have it is already being discussed with you that what is chiral carbon atom. So a carbon atom which has having all the 4 groups attached to it are different. That carbon atom is known as chiral carbon atom. Now second term we will talk about dissymmetry. तो कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा जब वो डिसिमेट्री शो करेगा। अब डिसिमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सपोज अगर मैं किसी भी चीज के मिडिल से एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये क्या होगा? दिस इज व्हाट द प्लेन ऑफ सिमेट्री। फाइन। सो अगर हम एक स्क्वायर ले लें तो हम देखेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। एक तो ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, मैं यहां से डिवाइड कर सकता हूं, एक इसको मैं यहां से डिवाइड कर सकता हूं, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री।
एक इसको मैं यहां से डिवाइड कर सकता हूं 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक इसको मैं यहां से डिवाइड कर सकता हूं 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो स्क्वायर इज हैविंग 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री। और डिसिमेट्री फिर से याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जरूरी है वो कैसा हो, डिसिमेट्रिक हो। डिसिमेट्रिक का मतलब क्या है, व्हेन यू विल डिवाइड विद अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन से जब आप उसे डिवाइड करेंगे तो जो दोनों पोर्शन है वो इक्वली बराबर नहीं होने चाहिए। यानी इन केस अगर आप स्क्वायर का एग्जांपल ले रहे हो सपोज, और मैं इसको ऐसे करके 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड कर रहा हूं, मैंने फाइल फोल्डेड, तो होगा क्या, बिल्कुल इसके ऊपर आएगा। तो दिस इज, ये क्या करेगा, ये सिमेट्री शो करेगा, डिसिमेट्री शो नहीं करेगा। तो डिसिमेट्रिक कंपाउंड, डिसिमेट्रिक क्या का मतलब क्या है, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री से आप उसे डिवाइड करो तो वो कैसा हो जाए, वो एक के ऊपर एक ना आए। क्लियर ना। We'll talk about now enantiomers। तो जितनी भी नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस, मिरर इमेजेस आर नोन एज enantiomers। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस को enantiomers कहते हैं। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना कि सारे enantiomers ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। क्लियर होगी बात। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस को क्या कहते हैं, enantiomers कहते हैं। लेकिन सारे enantiomers क्या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, क्योंकि ध्यान रखिएगा हमने पहले पढ़ा है कि जो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करती हैं। और यहां पर हम ये कह रहे हैं, लेकिन यहां पर एक स्पेशल प्रॉपर्टी जुड़ जाती है कि enantiomers क्या होंगे, ये जरूरी नहीं है कि सारे enantiomers ऑप्टिकली एक्टिव हों। नाउ द थर्ड टर्म जिसको हमने कवर करना है, दैट इज रेसिमाइजेशन एंड रेसमिक मिक्सचर। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर, सबसे पहले हम बात करेंगे रेसमिक मिक्सचर। सो रेसमिक मिक्सचर इज दैट मिक्सचर विच इज हैविंग, जिसके पास क्या हो, 50% तो डी कॉन्फिग्रेशन हो और 50% क्या हो, एल कॉन्फिग्रेशन। सो a mixture which is containing what, 50% D configuration and 50% L configuration। अब बच्चों एक चीज समझिएगा, 50% मैंने उसे D घुमाया, यानी किधर की तरफ घुमाया, राइट में, प्लेन पोलराइज लाइट को किधर रोटेट किया, राइट में। अब मैंने उसको फिर 50% L यानी लीवो रोटेटरी यानी लेफ्ट में मैं उसे लेके आया, तो बेसिकली क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जहां पे था वहीं पर रहा भाई। दिस इज व्हाट, दिस इज पोलराइज लाइट। इसे मैंने क्या करा, 50% डी कॉन्फिग्रेशन का मतलब मैंने सपोज यहां तक इसे घुमाया, 50% डी कॉन्फिग्रेशन। अब लेफ्ट में क्या करा मैंने, एल कॉन्फिग्रेशन में मैंने 50% फिर इधर घुमा दिया। तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली नथिंग हैपेंड हियर। सो अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है। तो जब इसमें 50% ये डी में घुमा, 50% फिर एल में घुमा, तो बेसिकली ये रहा तो यही। और जब ये रहा ये, तो आप जब इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये आएगी, और ये इसके ऊपर आप जब लेके आओगे बिल्कुल कैसी आएगी, सुपर इम्पोजिबल इमेज आएगी। तो यानी ये कैसा रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। तो रेसमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली inactive। This is what optically inactive। Now racemization, अब क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर तो हो गया। So the process of forming racemic mixture, the process of formation of racemic mixture is known as racemization। यानी रेसमिक मिक्सचर के को बनाने के प्रोसेस को रेसिमाइजेशन कहते हैं। I hope it is being clear to you। Now resolution, the next term is resolution। सो रेजोल्यूशन क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर को सेपरेट करना 50% डी एंड 50% एल कॉन्फिग्रेशन में इज नोन एज रेजोल्यूशन। सो रेजोल्यूशन इज बेसिकली व्हाट, द सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू डी एंड एल कॉन्फिग्रेशन इज नोन एज रेजोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट टर्म इज रिटेंशन। रिटेंशन क्या होगी, कुछ नाम से ही क्लियर होगा, वैसे अपने आप को रिटेन कर लिया। तो रिटेंशन का मतलब क्या है, रिटेंशन का मतलब ये है बच्चों कि जो कंपाउंड था, अगर डी, सपोज हमने एक रिएक्शन शुरू करी और कंपाउंड उसमें कैसा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन डी कॉन्फ़िगरेशन,
डीकॉन्फिगरेशन, दिस इज व्हाट द रिएक्टेंट, ये एक रिएक्टेंट है। और आफ्टर द रिएक्शन इफ आई एम गेटिंग अ प्रोडक्ट विच इज हैविंग द व्हाट डीकॉन्फिगरेशन, अगर मैं रिएक्शन के बाद भी मुझे वो प्रोडक्ट मिलता है जिसका कॉन्फिगरेशन कैसा है, डी है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, रिटेंशन कहूंगा। क्लियर? मीन्स फिर से समझिए कि आपने एक रिएक्शन शुरू की थी, उसमें जो रिएक्टेंट है वो उसका कॉन्फिगरेशन कैसा है, डी कॉन्फिगरेशन है, और रिएक्शन के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है उसका भी कॉन्फिगरेशन अगर डी कॉन्फिगरेशन होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, रिटेंशन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इन्वर्जन। सो इन्वर्जन आपको फिर अगेन वही बात है कि आपने डी कॉन्फिगरेशन का रिएक्टेंट लिया और अगर आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल कॉन्फिगरेशन का मिलता है, तो हम इसको कहते हैं इन्वर्जन। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मीजोमर्स। तो मीजोमर्स क्या होते हैं, मीजोमर्स बेसिकली वो होते हैं जिनके पास टू सेम कायरल कार्बन एटम, two same chiral carbon. All those compounds which are having two same chiral carbon atom are known as mesomeres. और जब दो chiral carbon atom सेम chiral carbon atom होंगे किसी भी कंपाउंड के पास, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, तो बेसिकली हमने क्या कहा, रेसिड्यू मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड दिस मीजोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, रेसिड्यू मिक्सचर में क्या है, 50% डी कॉन्फिगरेशन है, 50% एल कॉन्फिगरेशन है, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और जबकि हम मीजोमर्स की बात करते हैं तो मीजोमर्स क्या है, हमने मीजोमर्स एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास दो कायरल कार्बन एटम हो, जिनके सेम कायरल कार्बन एटम हो, इस वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर? नाउ लेट्स talk about something more in this. First, अगर हम बात करें रिटेंशन की, हमने दो मैकेनिज्म करे थे बच्चों, याद होगा आपको, वन इज SN1, अनदर इज SN2 मैकेनिज्म। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल 1 डिग्री, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल 2 डिग्री, ये 2 स्टेप रिएक्शन, ये 1 स्टेप रिएक्शन। अगर आपको बिल्कुल अगर आप कुछ भी नहीं याद हो तो आप थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। रीजन इसका स्टेरिक हिंड्रेंस, इसका रीजन प्लस आई इफेक्ट। क्लियर? नाउ अगर इन टर्म्स में हम बात करें तो SN1 मैकेनिज्म कौन शो करेगा और SN2 मैकेनिज्म कौन शो करेगा। अब सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सपोज कुछ भी एक एग्जांपल आपने दिया। अगर आप SN1 मैकेनिज्म में आपको पर याद हो तो हम करते थे, क्या कहते हैं, 2 स्टेप में इस रिएक्शन को करते थे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 में हमने क्या करा था, पॉजिटिव स्पीसीज बनाई थी, यानी कार्बोकटाइन। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में द अटैकिंग रिएजेंट, जो कि हमने यहां पर क्या करा था, एल्कोहल वाली रिएक्शन करी थी, तो OH नेगेटिव अटैक कर रहा था, अगर आपको याद हो, स्टेप 2 में कहां पर, कार्बोकटाइन पर। तो अगर जिस जगह से लिविंग ग्रुप ने लीव करा है उसी जगह पर OH नेगेटिव जाकर अटैक कर दे, तो क्या हो गया, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो गया, रिटेन कर गया अपने आप को, जैसा कॉन्फिगरेशन था वैसे ही रहा। तो इसका मतलब क्या है, दिस रिटेंशन शोज व्हाट, SN1 मैकेनिज्म। क्लियर? क्योंकि क्या हुआ, हमने क्या कहा, पॉजिटिव स्पीसीज बने, पॉजिटिव स्पीसीज में फर्स्ट स्टेप में यानी कार्बोकटाइन जनरेशन हुआ, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, अटैकिंग रिएजेंट दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल, उसने अटैक किया, और अगर सेम पोजीशन पर अटैक किया है तो कॉन्फिगरेशन रिटेन कर लिया, यानी रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यानी रिटेंशन किसके, कौन सा मैकेनिज्म शो करेगा, SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। ऐसे ही रेसमिक मिक्सचर ऑल्सो शोज SN1 मैकेनिज्म, द सेम प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड इन रेसमिक मिक्सचर्स ऑल्सो। नाउ यू विल टॉक अबाउट, अब हम बात करेंगे SN2 मैकेनिज्म की। SN2 अगर आपको याद हो तो 1 स्टेप रिएक्शन होती थी, CH3 सपोज CH2, और यहां से ये ग्रुप अगर लीव कर रहा है और ये ग्रुप यहां पर अटैक करना चाह रहा है, ठीक है, तो से दिस इज व्हाट, माय राइट हैंड, दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कॉन्फिगरेशन एंड दिस इज लेफ्ट टू इट, दिस इज व्हाट, लीवो रोटेटरी कॉन्फिगरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया,
जब प्रोडक्ट आपको मिलेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 OH, और जबकि था क्या आपके पास CH3 CH2 Cl, तो आपको क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया, यानी इन्वर्जन शोज व्हाट, SN2 मैकेनिज्म. So I hope कि whatever I taught you today, that will be understood by you. So please do subscribe my channel if you like this. And it's I'm just one thing I want to tell you. I'm quite happy that I'm getting the good response from the student side. So keep on messaging me regarding your questions and all. So it's your Shobhit sir signing off once again. And I hope कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे. So it's best of luck to you guys and thank you very much.